हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए हिंदी। और हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में भी है, हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम सारे टॉपिक्स के सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों, एक क्लास में एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप इसमें लिखा देख रहे हैं, एक क्लास इक्वल टू एक टॉपिक। दोस्तों, हिंदी का एक टॉपिक वर्णमाला आज एक ही क्लास में हम समाप्त करने वाले हैं और बहुत अच्छे से समाप्त करने वाले हैं दोस्तों। इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि इसमें जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उसकी सारी थ्योरी हम पढ़ लेंगे दोस्तों, अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर आती है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप आसानी से कर दें दोस्तों। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों, मैं जो पढ़ाने वाला हूँ कुछ इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ, नासिक की मूर्धा कंठ तालु सारे वर्ण जो है मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों, क्योंकि हम वर्णमाला पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हिंदी के वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। तो वर्णमाला की एक छोटी सी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है दोस्तों। तो वर्ण के बारे में हमें जानना होगा कि वर्ण एक्चुअली होता क्या है, और एक्चुअली वर्णमाला जो होती है उसमें कितने वर्ण पाए जाते हैं दोस्तों, कितने वर्ण पाए जाते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो वर्णमाला होती है हमारी हिंदी वर्णमाला, उसमें 52 वर्ण पाए जाते हैं। कितने वर्ण पाए जाते हैं दोस्तों, 52 वर्ण पाए जाते हैं दोस्तों। और वर्ण होता है क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हम उसे क्या कहते हैं, और ध्वनि कहते हैं। और उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण कहते हैं। उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, बस वर्ण कहलाती है दोस्तों। या तो आप ध्वनि कह सकते हैं या वर्ण कह सकते हैं। तो ये वर्ण कहलाती है या फिर ध्वनि कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों। साथ ही दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 52 वर्ण पाए जाते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा 13 स्वर होते हैं, और कई बार आपने देखा होगा 10 स्वर होते हैं। दोस्तों, कौन सा आंसर आपको कब लगाना है, इस सब के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्योंकि जो स्वर होते हैं कुछ उच्चारण की दृष्टि से जो देखे जाते हैं वो 10 देखे जाते हैं, और परंपरागत जो देखे जाते हैं वो 13 होते हैं, जिसमें अंग आहा भी यूज कर लिया जाता है, जिसे हम अयोग बहा कहते हैं। और वैसे क्या होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं मूलतः। जो 11 स्वर होते हैं दोस्तों, और दो जो अंग आहा जो हम जोड़ लेते हैं, जिन्हें लगा के हम 13 कहते हैं, उन्हें लगा के जो कहते हैं वो 13 कहते हैं। वो दो क्या होते हैं, अयोग बहा होते हैं। तो उसमें से एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। तो दोस्तों, जो अंग होता है वो क्या होता है, अनुस्वार होता है, और जो आहा होता है वो क्या होता है, विसर्ग होता है दोस्तों। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 कितने होते हैं, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और जो 25 होते हैं दोस्तों, 25 हमारे क्या होते हैं, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 उष्म व्यंजन होते हैं, और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। कितने दोस्तों, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी हम देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, वर्ण क्या होता है, मैंने आपको बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं, और उसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं दोस्तों। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों हिंदी वर्णमाला में, जिसमें एक से होते हैं स्वर वर्ण और होते हैं व्यंजन वर्ण। तो अब दोस्तों, क्योंकि स्वर वर्ण है तो पहले हम स्वर वर्ण के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअली वर्णमाला क्या होती है। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि वर्णमाला क्या होती है, इस टाइप से दे दिया होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के जो सुव्यवस्थित समूह होता है उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये तो हो गई वर्णमाला की बात। अब दोस्तों, अब हम इसका क्या देखेंगे, इसके जो 2 प्रकार होते हैं स्वर और व्यंजन, वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर वर्ण। जो हमारे स्वर वर्ण होते हैं उनको हम देखते हैं। तो स्वर वर्ण होते क्या है दोस्तों, जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, इस बारे में भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है दोस्तों। दोस्तों, जो जो वर्ण जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे का है, का आपने सुना होगा व्यंजन होता है। तो का को अगर हम पूर्ण रूप इसका देखें का का, तो जो का पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, का आधा का प्लस आ। तो ये क्या होता है, 2
दो से मिलकर बन रहा है, मतलब का जो है वो अकेला स्वतंत्र नहीं है, ये स्वर का साथ लेकर पूरा का बन रहा है दोस्तों। तो वो होता है व्यंजन। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं या जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। जैसे हमारा छोटा आ है दोस्तों, जैसे हमारा छोटा आ है तो इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ रही, ये खुद में आ है। बड़ा आ है तो ये बड़ा आ भी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ रही, ये बड़ा आ हमारा बड़ा है। तो ये दोस्तों क्या हो चुके हैं, हमारे स्वर हो गए। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में आ जाता है कि कभी कभी जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो होता है 13 स्वर। क्या होते हैं, 13 स्वर कभी आंसर होता है। कभी आपने देखा होगा 11 स्वर होते हैं हिंदी में, ये आंसर होता है। कभी कभी आपने देखा होगा 10 स्वर वाला आंसर हमारा सही होता है। तो ये कब कब सही हो सकता है और कब आपको कौन सा आंसर लगाना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपसे ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाए कि परंपरागत रूप से जो हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, वो तो होते हैं 13, जिसमें अंग और आहा शामिल हो जाता है। अंग और आहा क्या होता है, हो जाता है दोस्तों, शामिल हो जाता है। अंग आहा को लगा के 13 स्वर होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अंग आहा होते हैं वो क्या होते हैं, अयोग बहा कहलाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर इनको हटा दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर पाए जाते हैं, तो आप लगाएंगे 11 स्वर। कितने लगाएंगे दोस्तों, 11 स्वर। कितने स्वर पाए जाते हैं, 11 स्वर, क्योंकि अंग आहा जो होते हैं वो क्या होते हैं, अयोग बहा होते हैं दोस्तों। तो इनको अगर हम निकाल देंगे तो हमारे कितने स्वर बचेंगे दोस्तों, 11 स्वर बचने वाले हैं। तो 11 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कई बार आपके जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं। तो जो दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर होते हैं वो होते हैं 10 स्वर। तो उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन कौन से स्वर होंगे, एक ऋण को हटा दिया जाएगा और आहा और अंग को हटा दिया जाएगा। तो आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये हमारे 10 स्वर हो जाएंगे उच्चारण की दृष्टि से। लेकिन परंपरागत रूप से पूछे जाए तो ये हमारे पूरे 13 स्वर हो जाएंगे। लेकिन अगर मूलतः पूछ लिया जाए, मूलतः हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर पाए जाते हैं, तो वो हो जाएंगे 11। छोटा बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ऋण भी हो जाएगा मूलतः में, और ए ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हो जाएंगे दोस्तों। सो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों जो मैंने समझाया है आपको बताया है, तो स्वर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने स्वर होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, कितने स्वर होते हैं, तो दोस्तों आप इसको आसानी से कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा परंपरागत रूप से हिंदी में कितने स्वर पाए जाते हैं, तो आप लगा देंगे 13 स्वर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर पाए जाते हैं, तो 10 स्वर लगा देंगे। और दोस्तों अगर आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए मूलतः हिंदी भाषा में कितने स्वर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं 11 दोस्तों। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब स्वरों का पूरा वर्गीकरण देख लेते हैं। एक्चुअली एक कुछ मात्रा के आधार पर, क्या दोस्तों, स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो मात्रा या उच्चारण के आधार पर भी किया गया है। तो उसके आधार पर भी हम देख लेंगे। वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ऐसे जीव के प्रयोग के आधार पर भी जो स्वरों के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से स्वर होते हैं वो भी देख लेंगे। अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, ये सब हम देखने वाले हैं दोस्तों। साथ में मुख द्वार के खुलने के आधार पर, जब हम मुंह खोलते हैं, जो मतलब कौन सा स्वर जो होता है वो मुंह खोलने पे निकलता है, कौन सा मुंह बंद करने पर निकलता है, ये सब हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो स्वरों का वर्गीकरण अब हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, या आप कह सकते हैं एक मात्रा का समय लगे, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, या कह सकते हैं एक मात्रा का समय लगे, वो क्या होते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे हमारा छोटा आ है, छोटी ई है और छोटा ऊ है दोस्तों। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये क्या होता है दोस्तों, इसमें एक मात्रा का समय लगता है और इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। हम ऐसे बोल सकते हैं आ, लेकिन हमने बड़ा आ बोलेंगे तो आ, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। सो दोस्तों दीर्घ स्वर जो होते हैं जिनके उच्चारण में दोस्तों ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, या आप कह सकते हैं 2 मात्रा का समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वो हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
ए ऐ ओ औ, ये हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, दीर्घ स्वर हो जाएंगे दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर हमारा जो होता है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, जैसा कि आपने देखा ह्रस्व स्वर होता है जिसमें सबसे कम समय लगता है दोस्तों उच्चारण में, तो छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ। ह्रस्व मतलब छोटी चीज, छोटे स्वर जो होते हैं वो हमारे छोटा आ, छोटी और छोटा ऊ हो जाएगा। और दीर्घ स्वर जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। लेकिन प्लुप्त स्वर जो होते हैं इनमें जो होता है दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है, या आप कह सकते हैं दो मात्रा से भी अधिक टाइम लगता है। दो मात्रा में जो जितना टाइम लगता है उससे भी अधिक, मतलब आप कह सकते हैं 3 मात्रा 4 मात्रा का समय लगता है, वो हमारे क्या होते हैं, प्लुप्त स्वर होते हैं। जैसे ओम, जैसे आप ओम लिखेंगे तो आप बोलेंगे ओम इस टाइप से, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लुप्त स्वर हो जाएगा। अब जैसे राम है तो राम इस टाइप से बोलेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लुप्त स्वर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम जो देखने वाले हैं दोस्तों, अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं जीव के प्रयोग के आधार पर। तो जीव के प्रयोग के आधार पर जो स्वरों का प्रकार होता है वो भी कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे अग्र होते हैं, अग्र स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर हमारे 3 प्रकार के स्वर होते हैं दोस्तों। तो जो अग्र स्वर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, मतलब अग्र से आप याद कर सकते हैं आगे, जीभ का जो आगे का पार्ट जो होता है वो हमारा काम करता है। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा हमारा जो मनुष्य होता है वो कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों, तो अंदर जो जीभ होती है वो ये होती है इस टाइप से। तो जीभ का जो आगे वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जिसमें जिसको बोलने में, जिस स्वर को बोलने में काम करता है वो हमारे अग्र स्वर होते हैं, और बीच वाला पार्ट जिसमें बोलने में काम करता है जिन स्वरों को, वो मध्य स्वर होते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट यूज हुआ होता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं दोस्तों। अब हम इसको अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों, ये आप लिखा हुआ देख सकते हैं। तो अग्र स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया दोस्तों, कुछ इस टाइप से होता है ना मनुष्य, तो उसके अंदर इस टाइप से जो जीभ होती है, तो आगे वाला जो काम करता है, जीभ का अग्रभाग काम करता है, वो होते हैं हमारे अग्र स्वर। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, अग्र स्वर होते हैं। अब मध्य स्वर, मध्य स्वर वो होते हैं जिसमें जीभ के मध्य वाला भाग काम करता है, जिस जीभ का मध्य वाला भाग जिसमें काम करता है वो हमारे क्या होते हैं, मध्य स्वर होते हैं, जिस जो कि केवल होता है आ। अगर आप छोटा आ बोलेंगे आ, तो इसमें हमारा जीभ का मध्य भाग काम करता है दोस्तों, तो छोटा आ केवल क्या होता है, मध्य भाग होता है। और पश्च स्वर जो होता है, आप दोस्तों अगर आप कभी भूल जाएं तो आप इनको खुद से बोल के देख सकते हैं, जैसे ई, इसमें आप देख रहे हैं तो जीभ हमारी आगे का जो पार्ट है वो यूज हो रहा है, उस वो काम कर रहा है। अब दोस्तों मध्य स्वर, जब आ बोलेंगे तो हमारा जीभ का बीच वाला पार्ट काम कर रहा है, और पश्च स्वर वो होते हैं दोस्तों जिसमें जीभ का पश्च भाग काम करता है, ये वाला भाग हमारा काम करता है दोस्तों, पश्च पीछे वाला भाग काम करता है, वो हमारे क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं, जिसमें आ जाता है बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, ये हमारे क्या आ जाते हैं, पश्च स्वर हो जाते हैं जर दोस्तों। तो मध्य स्वर में हमारा छोटा आ, और अग्र स्वर में ई, ए, और बाकी सब हमारे किस में आ जाते हैं, पश्च स्वर में आ जाते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्चुअली मुख द्वार के खुलने के आधार पर भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो जो हमारा मुंह होता है, मुंह के खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, विवृत स्वर, अर्धवृत, अर्धविवृत और संवृत। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर ये भी एक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो जो विवृत होते हैं, आप देख रहे हैं मैंने इंग्लिश में भी लिख के रखा है ओपन, जिसमें हमारा मुंह खुल जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा हमारा क्या होता है, मुंह पूरा, मुख द्वार जो है पूरा का पूरा खुल जाता है। इसमें दोस्तों थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप यहाँ पे लिखेंगे मुख द्वार। हमारा जो मुख द्वार होता है वो पूरा का पूरा खुल जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार पूरा खुल जाता है, पूरा क्या होता है, पूरा खुल जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, बड़ा। जैसे बड़ा आ, बड़ा आ, हमारा पूरा मुंह खुल रहा है दोस्तों, जिसमें हमारा पूरा मुंह खुल जाता है, मुख द्वार पूरा खुल जाता है, वो हमारा क्या होता है, विवृत होते हैं, ओपन, अर्थात विवृत स्वर कहलाते हैं हमारे, जिसमें पूरा, आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने ओपन लिख दिया, जिसमें मुंह खुल जाए पूरा, वो हमारे क्या होते हैं, विवृत स्वर होते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जिसमें आधा खुलता है, जैसे छोटा आ, ए, औ, ए, औ, आ, ए, औ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें पूरा मुंह नहीं खुल रहा है, केवल आधा मुंह खुल रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है हाफ ओपन, जिसमें हमारा मुंह आधा खुलता है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अर्धविवृत स्वर कहेंगे दोस्तों।
इसके साथ ही दोस्तों समृद्ध, समृद्ध मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्लोज, जिसमें हमारा मुंह बंद रहता है। जैसे हम ई बोलते हैं, ई तो हमारा मुंह तो नहीं खुल रहा है, बड़ी ई, ऊ, औ, ऊ, इसमें हम हमारा मुंह क्या रह रहा है अभी, बंद रह रहा है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह बंद रहता है वो हमारे समृद्ध स्वर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। और जिनके उच्चारण में हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, पूरा क्या हो जाता है, खुल जाता है, वो हमारे बड़ा आ हमारा विवृत स्वर कहलाता है। और अर्धवृत विवृत जो होते हैं जिनमें हमारा मुंह थोड़ा खुलता है, आधा खुलता है दोस्तों, तो वो हमारे आ ए औ हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से मुख द्वार के खुलने के आधार पर भी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर देंगे दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने इसमें लिख के नहीं रखे हैं, मैं आपको बता दूं ओंठों की स्थिति के आधार पर भी जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो ओंठों के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर भी जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है दोस्तों, एक आवृत मुखी होता है, एक क्या होता है, आवृत मुखी, आवृत मुखी। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, व्रतमुखी, दूसरा क्या होता है, व्रतमुखी। सो दोस्तों आप इसके नाम से ही समझ सकते होंगे, व्रतमुखी, जिसके उच्चारण में हमारा मुंह जो होता है वो हमारे जो ओंठ होते हैं वो बिल्कुल व्रत टाइप का बना लेते हैं, एक व्रत टाइप का बना लेते हैं, वो हमारे व्रतमुखी होते हैं। और आवृतमुखी जिसके उच्चारण में हमारे ओंठ जो होते हैं वो गोलाकार नहीं होते हैं, एक सर्कल टाइप का नहीं बनता है, वो हमारे आवृतमुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों जो व्रतमुखी होते हैं, तो दोस्तों आपको पता है ऊ, जो ऊ है, बड़ा ऊ है, और हमारा ओ है, और हमारा ओ आ जाता है, ये हमारे ऊ ऊ ओ हमारे क्या हो जाते हैं, पूरा जब हम ऊ ऊ बोल रहे हैं तो हमारा जो होंठ है वो बिल्कुल गोल गोल हो जा रहे हैं, व्रत टाइप के हो जा रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, व्रतमुखी हो जाएंगे, ऊ ऊ ओ। और इसके अलावा जो दोस्तों होते हैं हमारा आ, बड़ा आ, और ई, बड़ी ई, ए और ए जो होते हैं दोस्तों, ए आवृतमुखी होते हैं, क्योंकि इनको बोलने में हमारा जो होंठ है वो गोल टाइप के नहीं हो रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्वर होते हैं वो कुछ निर्नुनासिक होते हैं और कुछ अनुनासिक होते हैं। तो दोस्तों कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है जो अनुनासिक स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो दोस्तों जो अनुनासिक स्वर होते हैं वो होते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। आप ऐसे कह सकते हैं ये अनुनासिक स्वर वो होते हैं दोस्तों जिनके, जो जैसे हम कह सकते हैं अंग है, अंग ऊपर जो बिंदी लगी होती है, ऊपर जो अंग की बिंदी जिसमें लगी होगी वो हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, अनुनासिक हो जाएंगे। और आप कह सकते हैं दोस्तों जिस टाइप से ई है तो इसमें बिंदी लग गई, या आ है तो आंग, इस टाइप से अगर ऊपर चंद्र बिंदी लगी है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे। और अगर इसकी परिभाषा कई बार पूछ लेता है तो आप क्या कहेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है वो अनुनासिक होते हैं, नाक से भी निकलती है मुंह के साथ साथ, और जिसमें केवल मुंह से निकलती है वो मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं व्यंजनों के बारे में दोस्तों। अब क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, व्यंजनों के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन भी कई प्रकार के होते हैं जो कि अभी मैं आपको सारे एक एक करके बताने वाला हूँ दोस्तों। तो व्यंजन जो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या बताया था दोस्तों, व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, जो का होता है वो का अकेला नहीं है, का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, का, आधा का और प्लस आ, तो ये पूरा बना है का। तो ये व्यंजन होता है, तो ये किसकी सहायता से बना है दोस्तों, स्वर की सहायता से बना है। तो जितने भी व्यंजन हैं वो स्वर की सहायता से बने हैं दोस्तों। तो व्यंजन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से वर्ण बोले जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्यंजन जो होते हैं उनके सारे टाइप हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं दोस्तों, तो उनकी डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कंठ, अब आप दोस्तों सोचते होंगे कंठ कहाँ होता है, और तालु, मुर्दा, दांत या ओंठ का स्पर्श करते हुए निकले, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या आप कह सकते हैं जो का से लेकर मा तक जो व्यंजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। या का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये पांचों वर्ग मिलाकर हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, आप ये कह सकते हैं दोस्तों। या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे हवा है, जो जब हम
व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है वो फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान, जैसे जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा कुछ इस टाइप से होता है मुंह। दोस्तों हमारा मनुष्य जो होता है उसका इस टाइप से मुंह होता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमारी जीभ हो गई, यहाँ पे तो हमारी जीभ हो गई, और इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो तालू होता है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा क्या पाया जाता है, कंठ पाया जाता है। तो कंठ से निकलती है, और फिर या फिर तालू से निकलती है, या फिर मूर्धा से निकलती है, या फिर दांतों में टच होती है जीभ, या फिर ओंठों में टच होती है। इस आधार पर जो व्यंजन बोले जाते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं सब अच्छे से एक बार आपको बता देता हूँ दोस्तों, सारे के सारे अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा मनुष्य होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों, कुछ इस टाइप का होता है। और फिर इस टाइप से नीचे पूरा गर्दन नीचे निकल जाती है दोस्तों, नीचे क्या हो जाती है, गर्दन निकल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जो व्यंजन हमारे जो कावर्ग वाले व्यंजन होते हैं, जो कावर्ग वाले व्यंजन होते हैं वो हमारे कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो कंठ जो दोस्तों पाया जाता है वो यहाँ पे पाया जाता है मनुष्य में। कहाँ पे पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है गर्दन में कंठ। तो दोस्तों जो जो व्यंजन जो वर्ण जो होते हैं, जो व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो कंठ की सहायता से जो बोले जाते हैं। ये कंठ को स्पर्श करते हुए हवा जो निकलती है मुंह के किसी स्थान, जैसे कंठ से होते हुए जो हवा निकलती है तो वो क्या होते हैं, वो हमारे कंठे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का वर्ग के, अब दोस्तों आप याद कर सकते हैं, जो का वर्ग के जो व्यंजन होते हैं, का वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, कंठे वर्ण होते हैं, कंठे व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो आप याद कर सकते हैं, का से कंठ है, का से कावर्ग और का से कंठ है, का से कावर्ग और का से कंठ है दोस्तों। तो कंठ से जो हवा निकलती है वो हमारे कौन से होते हैं, कावर्ग होते हैं, और का से कंठ होते हैं। तो का से कावर्ग और का से कंठ है। तो जो दोस्तों कंठ से निकलते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अणा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कंठय वर्ण हो जाते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों हमारी जो जीभ होती है कुछ इस टाइप से होती है, जीभ हमारी इस टाइप से होती है। और इसके जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है दोस्तों, तो इसके जो पीछे वाला पार्ट जो होता है, जो मुंह का हमारे जीभ के ऊपरी भीतर का जो ऊपरी छत का पिछला भाग जो होता है, यहाँ पे जो पीछे वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, तालू कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों जब इसकी सहायता से, जब तालू से टच होते हुए हमारी जो हवा निकलती है तो वो जो वर्ण होते हैं, जैसे हम जैसे का बोलेंगे, का, खा, गा, घा। तो दोस्तों आप हाथ रख के देखिए यहाँ पे कंठ पे, अपनी गर्दन पे हाथ रख के देखिए, यहाँ पे हमारा कंठ होता है। यहाँ पे अगर आप हाथ रख के देखेंगे तो आप जितने भी वर्ण बोलेंगे का वर्ग के, वो हमारे कंठे में क्या होगा, कंठ से होते हुए हवा निकलेगी, और कहीं ना कहीं हमारा कंपन करेगा कंठ में। आप बोल सकते हैं का, खा, गा, घा, इस टाइप से आप बोलेंगे तो आप गर्दन पे हाथ रख के देखिए, पूरा का पूरा कंपन हो रहा है और यहाँ से होकर हवा निकल रही है दोस्तों। तो ये हमारे क्या हो गए, कंठा वर्ण हो गए। ऐसे ही दोस्तों जब आप चा वर्ग वाले वर्ण बोलेंगे तो वो हमारे जो तालू होता है, तालू से टच होते हुए हवा निकलेगी। जैसे आप बोलेंगे दोस्तों चा, छा, जा, या आप कह सकते हैं हमारी जो जीभ होती है वो हमारे तालू से टच होगी। जो हमारा तालू जो होता है वो हमारे जो मुंह के भीतर का हिस्सा होता है, जो ऊपर छत का जो हिस्सा होता है उसके पीछे वाला जो भाग होता है वो हमारा तालू कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ से जो टच होते हुए जीभ निकलती है तो बोले जाते हैं, जब यहाँ से टच होती है जीभ और वर्ण बोले जाते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, चा वर्ग के वर्ण होते हैं, और तालब्य बोले जाते हैं, तालब्य व्यंजन कहे जाते हैं दोस्तों। जैसे चा है, छा है, जा है, झा है, वहाँ है, चा, छा। आप बोल के देखिए, चा, छा, जा, झा। आपकी जो जीभ है वो तालू से टच होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो आपकी जीभ है वो तालू से टच होते हुए निकलेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे क्या हो गए, तालब्य व्यंजन हो गए। और दोस्तों मूर्धन, तो जो दोस्तों हमारी जो भीतरी मुंह का जो भीतरी हिस्सा जो होता है उसके जो आगे वाला भाग जो होता है, जैसे पीछे वाला था ये तो हो गया तालू, ये तो क्या हो गया, तालू, ये तो तालू हो गया दोस्तों। लेकिन जो आगे वाला भाग होता है ये क्या होता है, मूर्धा, ये क्या होता है, मूर्धा। तो दोस्तों जो मूर्धा से टच होती है जीभ, जैसे आप बोलेंगे टा, ठा, डा, ढा। तो दोस्तों दांतों से ऊपर, ऊपर मतलब आगे भाग, तालू का जो आगे वाला पार्ट होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं। तो जब हम टा वर्ण के वर्ग के जो वर्ण बोलेंगे वो हमारी जीभ उसमें क्या होगी, ऊपर टच होगी, मूर्धा से टच होगी, यहाँ से टच होगी। जैसे टा, ठा, डा, ढा, अणा। तो जितने भी आप वर्ण बोलेंगे टा वर्ग के, ये सब मूर्धा से टच होते हुए बोले जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मूर्धा वर्ण या मूर्धन्य
व्यंजन कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आता है दंतव्य व्यंजन या दांत से जो हमारे स्पर्श होकर जीभ निकलती है। सो दोस्तों जो ता वर्ग के व्यंजन है उन्हें जब हम बोलेंगे तो हमारी जीभ जो होगी वो दांतों से टच होगी दोस्तों। कहाँ से टच होगी? यहाँ पे दांतों से टच होगी। आप बोली ता, था, दा, धा, इसमें सब में आपकी जो जीभ है वो दांतों से टच हो रही है दोस्तों, इसलिए ये क्या होते हैं? दंत व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। ता, था, दा, धा, ना, ये क्या होती है? जीभ हमारी दांतों से टच होती है, इसलिए इसे दंत व्यंजन कहते हैं हम दोस्तों। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों? अब पा वर्ग। अब जो पा वर्ग है दोस्तों, अब जब हम पा वर्ग के जितनी भी वर्ण हैं सब बोलेंगे तो हमारे जो ओंठ है ना आपस में टच होंगे और यहाँ से होते हुए स्पर्श करते हुए, ओंठों से स्पर्श करते हुए हमारी जो है हवा निकलेगी। और सब व्यंजन जो हम बोल रहे थे उनमें ओंठों से टच होते हुए नहीं निकल रही थी दोस्तों, लेकिन इसमें ओंठों से टच होते हुए हमारी जो है हवा निकलेगी। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं पा, फा, बा, भा। आप जो पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं बोलेंगे तो दोस्तों आपके दोनों ओंठ जो हैं आपस में टच होंगे। दोनों ओंठ आपके क्या होंगे? आपस में टच होंगे दोस्तों, पा, फा, बा, भा बोलने में। तो दोस्तों ये हमारे क्या हो जाते हैं? ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं दोस्तों। और इन पांचों वर्गों को मिलाकर जो व्यंजन कहलाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। ये पांचों वर्ग मिलाकर क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या स्पर्श व्यंजन आप कह सकते हैं पांच वर्ग जो कि आपके कौन से हैं? का, चा, टा, ता और पा। ये पांचों वर्ग को मिलाकर आप कह सकते हैं आपके जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं। कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क्योंकि आप 5 गुणा 5 कर सकते हैं। तो ये कितने होते हैं? 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। या आप कह सकते हैं ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? एक का से लेकर, ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होते हैं? स्पर्श व्यंजन का से लेकर आपके माँ तक होते हैं। का से लेकर माँ तक आपके जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं और टोटल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जो हमारा तालु होता है दोस्तों वो मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, हमारा जो मुंह का जो हमारी ये जीभ होती है और इसका जो ऊपर का भाग होता है, तो इसे पीछे वाला जो भाग होता है इसे हम तालु कहते हैं, और जो आगे वाला भाग होता है इसे हम मूर्धा कहते हैं दोस्तों। तो जो मूर्धा से टच होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। और जो तालु से टच होते हैं वो हमारे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। और जो दांतों से टच होते हैं जीभ, वो हमारे दंत व्यंजन कहलाते हैं। और जिसमें ओंठ आपस में लड़ते हैं वो हमारे ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो व्यंजन है वो कुछ आधारों पे, जैसे घोषत्व के आधार पे और हमारे प्राणत्व के आधार पर और अंतस्थ व्यंजन, इन सब के बारे में, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, इन सब के बारे में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे दोस्तों घोषत्व के आधार पर जो अघोष और सघोष जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और सघोष अघोष की परिभाषा क्या है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अघोष जो स्वर व्यंजन होते हैं, जो अघोष हमारे व्यंजन होते हैं दोस्तों, वो क्या कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों की ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जो स्वर तंत्रियां हैं हमारी उनमें कंपन हो। जैसे आप कह सकते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपको ये याद नहीं रह पा रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो अघोष वर्ण होते हैं वो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है। जैसे का वर्ग है, जैसे हमारा का वर्ग है तो का वर्ग में हमारा का है और खा है, फिर गा है, तो ये तो नहीं लिए जाएंगे। जो हमारे तीसरे नंबर से आगे के हैं वो नहीं लिए जाएंगे। जो पहले वर्ग के पहले और दूसरे जो वर्ण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। आप देख सकते हैं हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। तो अघोष व्यंजन आप कौन से होते हैं दोस्तों? कौन से कह सकते हैं? आप कह सकते हैं जो का खा और चा छा और टा ठा, ता था, पा फा। तो दो दो जो हैं वो दोस्तों हमारे क्या हैं दोस्तों? ये हमारे अघोष व्यंजन है। ये क्या है? हमारे अघोष व्यंजन है। जो वर्ग है, जैसे आप का वर्ग देख रहे हैं, चा वर्ग देख रहे हैं, टा वर्ग देख रहे हैं, ता वर्ग देख रहे हैं, पा वर्ग देख रहे हैं, इन सारे वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण, जैसे का खा पहला पहला का है, दूसरा खा है, तो ये हमारे क्या है? अघोष वर्ण है। चा छा अघोष वर्ण है। टा ठा, ता था, पा फा, ये हमारे क्या है? अघोष वर्ण है दोस्तों। और दूसरे टाइप जो होता है वो सघोष। जो सघोष होते हैं, सघोष या घोष आप कह सकते हैं, तो ये जो होते हैं ये वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, गा घा अणा, चा जा झा उआ, ढा ढा अणा, दा धा ना, बा भा मा। ये जो है दोस्तों
तीसरे चौथे पाँचवें ये हमारे सघोष वर्ण होते हैं, सघोष व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो आपने अघोष और सघोष के बारे में समझ लिया दोस्तों। अब हम देखेंगे प्राणत्व के आधार पर जिन्हें बोलने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है और उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें बोलने में कम टाइम लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, जो हमारे व्यंजन होते हैं अल्प प्राण, वो हमारे कौन से होते हैं। तो जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं वो होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, मुख से कम हवा निकले या बहुत कम टाइम लगे, ये भी आप कह सकते हैं। जो मुख से कम हवा निकले या जिन्हें बोलने में हमें कम टाइम लगे, जैसे का हम आराम से बोल दिया, खा उसमें ज़्यादा टाइम लगा। या आप कह सकते हैं जिसमें जैसे हमारा का है और खा है, तो इनमें से हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा अल्पप्राण है या महाप्राण है, कौन सा अल्पप्राण है कौन सा महाप्राण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे का है, का को इंग्लिश में हम क्या करते हैं, के से लिखते हैं, और जो खा होता है उसे के एच से लिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जिसमें के एच आ जाए, जिसमें के साथ एच आ जाए या जिस वर्ण के साथ एच आ जाए वो हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये वो कह सकते हैं मुख से अधिक हवा निकल रही है। और जो हमारे जिसमें एच ना लगे वो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, अल्पप्राण होते हैं। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। जैसे गा है और घा है, तो गा में हमारी जी बनती है और घा से हमारी जी एच बनता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये ट्रिक थोड़ी फेल हो जाएगी चा वाले में, ये थोड़ी चा वाले में फेल हो जाएगी दोस्तों। लेकिन आप इस टाइप से याद रख सकते हैं, हर वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। जैसे वर्ग का वर्ग है, का वर्ग का गा और अणा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर महाप्राण पूछा जाए का वर्ग में तो हमारे क्या हो जाएंगे, खा हो जाएगा दोस्तों, और हमारा क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो अल्पप्राण कहलाएगा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो अल्पप्राण कहलाएगा। और साथ ही दोस्तों जो महाप्राण होंगे वो क्या कहलाएंगे, दूसरे और चौथे वर्ण। दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले वो महाप्राण कहलाते हैं, और जो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वो अल्पप्राण कहलाते हैं। जैसे आप दोस्तों का बोलेंगे, का बोलने पर मुख से कम हवा निकल रही है, अब खा बोलेंगे तो उससे ज़्यादा हवा निकल रही है। आप दोस्तों इसको बोल के देख सकते हैं, खुद से बोल के देख सकते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे अभी आप बोल के देखिए, का, इसको नोट करिए कितनी हवा निकली। अब खा बोलिए, खा, तो इसमें देखिए कितनी हवा निकली। तो आप दोस्तों पाएंगे जो का है उसमें कम हवा निकलेगी, तो इसे जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकलती है वो क्या होते हैं, हमारे अल्पप्राण होते हैं। या इसको याद करने की ट्रिक ये है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे वर्ग दिए, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण हो जाएंगे। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण हो जाएंगे हर वर्ग का। और दोस्तों महाप्राण जो होते हैं वो दूसरा और चौथा, दूसरा ये खा और चौथा ये घा। तो दूसरा और चौथा जिसमें छा, झा और ठा, ढा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, दूसरा, चौथा, था, धा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। और दोस्तों इसके साथ ही मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, तो जो कुछ विद्वानों का मानना है दोस्तों, जो चा वर्ग है हमारा वो स्पर्श संघर्षी मानते हैं दोस्तों। तो चा वर्ग को आप कह सकते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ग है चा वर्ग दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है दोस्तों, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है, स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है, वो क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं फिर से, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच या स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है वो हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जैसे या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा। तो या, रा, ला, वा ये चार हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चार हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आप बस इसी को याद रखिए दोस्तों। और ऊष्म या संघर्षी जो व्यंजन होते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं, ये भी चार होते हैं दोस्तों। ये भी हमारे कितने होते हैं, चार होते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले या ऊष्मा या गर्मी पैदा करे उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं या संघर्षी व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो ये क्या होंगे, सा, 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 हा। सा, 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 हा वाला, सा वाला पूरा वर्ग हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों,
ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहलाता है दोस्तों। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं दोस्तों वो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे जो होते हैं डा ढा, ये क्या होते हैं दोस्तों, डा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी हम इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया मूर्धा यहाँ पर होता है, आगे का भीतर, मुंह के भीतर का जो हिस्सा होता है ऊपर का, उसके आगे का जो पार्ट होता है वो मूर्धा होता है। तो मूर्धा को स्पर्श करके फिर झटके के साथ नीचे आए, उन वर्णों को क्या कहते हैं, हम उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और इसको याद करने की या समझने की एक ट्रिक और है दोस्तों, जिन वर्णों के नीचे अंग की बिंदी लगी होती है नीचे दोस्तों, जैसे डा है तो डा के नीचे जो बिंदी लगी है ये वाली, तो ये हमारा आप क्या बन जाएगा, ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाएगा। और जैसे ढा है तो ढा, अभी तो ये ढा है लेकिन इसके नीचे जो बिंदी लग जाएगी, इसके नीचे अंक की जो बिंदी लग जाएगी, एक बिंदी लग जाएगी दोस्तों, तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से डिटेल में, इसको पूरा जितना हमने पढ़ा है उसे हम डिटेल में समझने वाले हैं दोस्तों। सो दोस्तों जैसा कि अभी हमने बताया था, क्या बताया था, जो कंठ की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं, जो दोस्तों कंठ की सहायता से वर्ण बोले जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं कंठय वर्ण। क्या होते हैं, कंठय वर्ण। तो कंठय वर्ण में दोस्तों का वर्ग तो पूरा आता ही आता है, का वर्ग तो पूरा आता ही आता है। इसके साथ ही दोस्तों सबसे पहले देखिए, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें सबसे पहले का वर्ग आता है। तो स्पर्श व्यंजन में हमारे 5 वर्ग आते हैं, का वर्ग, खा वर्ग और का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, और हमारा क्या होता है ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग आते हैं, टोटल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो पहला जो स्पर्श व्यंजन होता है वो का वर्ग का होता है। तो का वर्ग, का से मैंने बताया था, का से का वर्ग और का से कंठ है, तो का वर्ग पूरा हमारा कंठ कहलाता है। तो इसके साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ हमारे सबसे पहले आता है दोस्तों। तो छोटा आ और बड़ा आ और का वर्ग ये पूरा हमारा कंठय वर्ण कहलाते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, कंठय वर्ण कहलाते हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अब आती है, अब छोटा, अब दोस्तों का वर्ग के बाद हमारा आता है चा वर्ग। हमारा क्या आता है दोस्तों, चा वर्ग आता है। तो चा वर्ग दूसरे नंबर पे आ रहा है, और जो कि हमारा तालु होते हैं, क्या होते हैं, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे ही दोस्तों तालव्य जो होते हैं वो हमारे ई, जैसे आ रहा है तो वो तो कंठय वर्ण हो गए। अब दोस्तों ई आ रही है, आ के बाद ई और बड़ी ई आ रही, तो ई और बड़ी ई और चा वर्ग, ई और बड़ी ई और चा वर्ग ये हमारे क्या होते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अब दोस्तों पहले तो मैंने आपको स्वर और व्यंजन अलग अलग बताए कि ये क्या क्या होते हैं दोस्तों और कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ मैंने डिटेल से बताया दोस्तों। अब ये देख रहे हैं हम दोस्तों, जो कंठय वर्ण होते हैं चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, वो सब क्या होते हैं, कंठय जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, कंठय व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो दोस्तों हमने देख लिए, जो का वर्ग होता है वो पूरा हमारा क्या होता है, कंठय होता है। और आ हमारे आ और आहा ये हमारे क्या होते हैं, कंठय होते हैं, कंठय की सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों। साथ ही तालु, तो ई और चा वर्ग हमारा क्या हो जाता है, तालु हो जाते हैं दोस्तों। ये हमारे क्या हो जाते हैं, तालव्य वर्ण हो जाते हैं दोस्तों। इसके साथ दोस्तों ऋण जो है, ऋण और टा वर्ग, ऋण और टा वर्ग जो होता है दोस्तों वो हमारा किस में आ जाता है, मूर्धन में आ जाता है, मूर्धन व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों जो हमारा टा वर्ग होता है वो तो दंत व्यंजन होता है दोस्तों। क्या होता है हमारा, दंत व्यंजन हमारा क्या होता है, टा वर्ग पूरा दंत व्यंजन होता है। और दोस्तों इसके साथ ही हम टा के बाद हमारा क्या आता है, फा, पा वर्ग। तो पा वर्ग में दोस्तों ऊ, जैसे हम दोस्तों ऊ बोलेंगे तो हमारे ओंठ गोल हो रहे हैं ना दोस्तों, तो ओंठ वाली बात आ जाती है। तो अगर व्यंजन की बात हो तो पा वर्ग पूरा क्या हो जाता है, हमारा ओष्ठ व्यंजन होते हैं। लेकिन केवल ओष्ठ पूछ ली जाए, वर्ण और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों, तो जो ऊ और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ और साथ में पा वर्ग, ये सब टोटल क्या होते हैं दोस्तों, ये ओष्ठ वर्ण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ओष्ठ वर्ण होते हैं दोस्तों। तो ये तो हमारे जो कंठ, तालु, मूर्धा और दंत और ओष्ठ की बात हो गई दोस्तों। अब ये हमारी स्वर व्यंजन की बात हो गई। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा या और सा है, जो हमारा या और सा है दोस्तों, ये हमारे तालु में आ जाते हैं। ये हमारे तालव्य व्यंजन ही होते हैं, ये हमारे तालव्य के अंदर ही आ जाते हैं दोस्तों। तो या सा तालव्य के अंदर ही आ जाएंगे। और जो दोस्तों हमारे
नासिक का ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नासिक जो होते हैं जिसमें हमारी नाक की सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको अनुनासिक, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अंग। अंग और जो हमारे जितने भी 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है वो हमारा नासिक वर्ण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? नासिक वर्ण कहलाते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। क्या करेंगे दोस्तों? वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे दंत ओष्ठ्य वर्ण होते हैं वो होता है वाह होता है। दंत ओष्ठ्य क्या होता है? वाह होता है। और कंठ तालु जो होता है, कंठ तालु दोस्तों हमारा ए हमारे जो होते हैं वो कंठ तालु हो जाते हैं। और जो हमारे दंत मूल होते हैं वो राला होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो होता है वो दंत ओष्ठ्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।